बेसिकली आपका नाम क्या है? हाँ जी। नहीं नहीं, कुछ नहीं, चलो कंटिन्यू करते हैं। चालू हो गया। चलो एक बार ऐसे भी बोल देता हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और ओडीआई क्या होता है वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद करेक्ट। हमने ये डिफरेंट वेज देखे, उसमें से हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है और अदर हाँ। इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है। दो आइटम करेक्ट। जो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट और नॉन रिपेट्रेबल, ये अभी तक नहीं आया है। जब आएगा तब नहीं हम इस आया। चार्ट पे वापस आएंगे। ओके। फिर हमने देखा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, रोल ऑफ आरबीआई एंड हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है। क्या फिर है? हमने हाँ। देखा कि इसमें 7 चैप्टर हैं, 49 सेक्शन है, जिसके अंदर हाँ। 1 to 9 ही है जो मेन प्रोसीजरल सेक्शन है। बाकी सबके हाँ। मतलब मेन जो सेक्शंस है, और बाकी जो हम्म। सेक्शंस है वो इनके मैनेजमेंट से डील करते हैं कि हाँ। इनकी अथॉरिटीज कौन रहेंगी, कैसे मैनेज हम्म। करेंगे, अथॉराइज डीलर क्या है, पेनल्टीज क्या रहेंगी। हाँ। उसके बाद हमने बोला कि जब भी हम एफडीआई की बात कर रहे हैं तो एनडीआई हम्म। रूल्स और एनडीआई रेगुलेशंस हाँ। और डेट रेगुलेशंस और एफडीआई पॉलिसी, ये 4 चीजें अगर हम हाँ। पढ़ेंगे रेड विद हम्म। फेमा, ओनली देन वी हाँ। कैन से कि हमको पता है कि फेमा में एफडीआई के लिए करेक्ट। क्या प्रोविजंस है। हम्म। सो हाँ। टेक्निकली अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट स्टेप किया फेमा। हाँ। उसके बाद हम्म। अभी ये जो 1 2 3 4, ये 4 चीजें हाँ। करनी बाकी है। अब इसमें मैंने आज करेक्ट। देखा वो जो एनडीआई के रूल्स है वो खूब एग्जॉस्टिव है, अच्छा। लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। ओके। दैट मीन्स वो अपने को करते हुए मजा आएगा, क्योंकि कुछ रोज नया नया कुछ तो सीखने को मिलेगा उसमें अपने को। हाँ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा ठीक कि है। क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। फिर हमने हम्म। बोला कि फेमा की एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो हमने कहा कि पूरे हाँ। इंडिया में लगता है और कहीं पे भी और वर्ल्ड में ब्रांच ऑफिस और एजेंसी हो जो इंडिया हाँ। से कंट्रोल हो रही है, तो उसके ऊपर भी करेक्ट। फेमा लगता है। हाँ। राइट। फिर हमने राइट। डेफिनेशंस की बात की, हमने ऑथराइज पर्सन के बारे में बोला कि ऑथराइज डीलर होते हैं, मनी हाँ। चेंजर होते हैं, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट होते हैं, और एनी अदर हम्म। पर्सन ऑथराइज अंडर सेक्शन 10 है। फिर हम उस हाँ। दिन बात कर रहे थे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की। करेक्ट। तो क्या था कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, याद है कुछ? थोड़ा सा। थोड़ा सा, ठीक है, फिर से रिवाइज करते हैं। ये राइट साइड में मतलब देखो, जो। हम्म। राइट साइड में जो फ्लो चार्ट बना है, हाँ, चार्टर। कैपिटल अकाउंट मतलब अगर ट्रांजेक्शन। बैलेंस। हाँ, जो असेट्स हम्म। या लाइबिलिटीज की पोजीशन को अल्टर करे, इंक्लूडिंग कंटीजेंट करेक्ट। लाइबिलिटीज। किसकी? हाँ। अगर कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है तो उसकी आउटसाइड इंडिया हाँ। प्रॉपर्टीज, और कोई पर्सन रेजिडेंट हाँ। आउटसाइड इंडिया है तो उसकी इनसाइड इंडिया प्रॉपर्टीज। करेक्ट। दैट मीन्स अगर कोई इंडियन जो है आउट ऑफ इंडिया हम्म। कोई भी इमूवेबल हम्म। एसेट क्रिएट करता है या कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट करता है, सो दैट विल बी हम्म। ट्रीटेड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। करेक्ट। और कोई फॉरेनर है जो इंडिया में आके प्रॉपर्टी क्रिएट करता है या कोई लाइबिलिटी क्रिएट हाँ। करता है, सो दैट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। यस। उसके बाद उसमें लिखा था इट इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन रेफर्ड इन सेक्शन 6(3). हम्म। तो हम लोगों ने जब उस हम्म। दिन पढ़ रहे थे तो हमने सेक्शन 6(3) हाँ। को पढ़ा था। हाँ। और 6(3) को पढ़ने के टाइम हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन पढ़ी थी। हम्म। जो हमने कहा था कि फॉरेन एक्सचेंज खाली फॉरेन करेंसी नहीं होती, उसके अलावा नहीं है। ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, एलसी, बीजीज, हम्म। जो इंडियन करेंसी में किया है लेकिन आउटसाइड फॉरेन करेंसी में पेबल है, उसको भी फॉरेन एक्सचेंज हम्म। बोलते हैं। फिर कोई भी हाँ। डिपॉजिट, क्रेडिट और बैलेंस जो फॉरेन करेंसी में पेबल है उसको भी फॉरेन एक्सचेंज हम्म। बोलते हैं। और कोई हम्म। डिपॉजिट, ट्रैवलर चेक, एलसी, बीजी जो आउटसाइड बैंक ने और इंस्टीट्यूशन ने या पर्सनल एजेंट आउटसाइड इंडिया ने इशू की है लेकिन वो पेबल इन इंडियन करेंसी है, तो वो भी हाँ। फॉरेक्स होएगा। करेक्ट। फिर हमने कहा था फॉरेन सिक्योरिटी क्या होता है। हम्म। तो हमने उसमें ये कंटेक्स्ट निकाला था कि इंडियन सिक्योरिटी क्या होता है, उसका रिवर्स फॉरेन सिक्योरिटी होगा। तो हाँ। इंडियन सिक्योरिटी थी शेयर, डिवेंचर, स्टॉक, बॉन्ड जो इंडिया में इशू किए हुए हाँ। और इंडियन रुपीज में डिनोमिनेटेड है। तो फॉरेन हाँ। करेंसी क्या होगी, ये सब जो आउट ऑफ इंडिया है जो फॉरेन करेंसी में नॉमिनेटेड डिनोमिनेटेड है। हम्म। फिर हमने ये भी बोला था कि अगर कोई डिनोमिनेटेड है फॉरेन करेंसी में लेकिन उसका प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और रिडम्पशन हम्म। अमाउंट इंडियन करेंसी में पेबल है, so that will also हम्म। be treated as foreign security। यस। कि हमने बोला था कि अगर गूगल का शेयर है उसके ऊपर लिखा हुआ है $100, लेकिन जब वो पेमेंट होएगी उसकी
तो वो रुपीज में होगा, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज हाँ। फॉरेन सिक्योरिटी। हम्म तो हम ये नहीं कहेंगे कि क्योंकि इसकी पेमेंट इंडियन रुपीज में हो रही है, इट शुड बी ट्रीटेड एज इंडियन करेंसी, इंडियन सिक्योरिटी। हम्म फिर हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी पर्सन की। हम्म पर्सन में हम लोगों ने इंडिविजुअल में कोई डाउट हाँ। नहीं था, एचयूएफ में कोई डाउट नहीं नहीं। था, कंपनी में कोई डाउट नहीं था, फर्म में हमने कहा कि रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड एलएलपी हाँ। सब कवर हो जाएगी। हम्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन का हम लोगों ने एग्जांपल दिया, कोई क्रेडिट सोसाइटी है या कोई भी लोग जो हाँ। मिलके कोऑपरेटिव बना के बैठे। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो जिनका कोई कॉमन पर्पस नहीं है लेकिन फिर भी साथ में आए हुए हैं, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, दैट मीन्स वो नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं और किसी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकते हैं। उसके बाद कोई भी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो इन पिछले क्लॉजेस में नहीं फॉल कर रहा है वो भी पर्सन है। हाँ। यहाँ पे हम लोगों ने एलआईसी का एग्जांपल दिया था हाँ। कि एलआईसी जो है वो कंपनी नहीं है, फर्म नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, एचएफ हाँ। नहीं है, एओपी नहीं है, लेकिन वो कॉर्पोरेशन एक्ट से बनी हुई है जिसको अपने नाम पे कोई भी ट्रांजेक्शन करने का राइट है। हाँ। तो वो भी पर्सन हुआ। और फिर हमने कहा कि इन लोगों के द्वारा कोई भी एजेंसी, ऑफिस या ब्रांच कंट्रोल की गई है उसको भी हम लोग हाँ पर्सन बोलते हैं। पर्सन बोलते हैं। फिर हमने कहा पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस के लिए हर जगह हाँ। यही 2 वर्ड यूज हो रहे, 4 वर्ड यूज हो रहे थे, हाँ। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, आउट इंडिया। तो लॉ ने बोला कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया वो है जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है। दैट मीन्स हाँ। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की एकदम ऑपोजिट डेफिनेशन को हम क्या बोलेंगे, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो हमने जब उस दिन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की बात की तो हमने कहा कि एक आदमी जो 182 डेज के ज्यादा फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहता है, नॉर्मली उसको हम हाँ। इंडियन रेजिडेंट बोलते हैं। आप इंडियन रेजिडेंट हो कि नहीं हो? है ना? क्यों? क्योंकि आप 365 डेज इंडिया में रहते हो, करेक्ट। मोर देन 182 डेज। हाँ। लेकिन उसमें क्या बोला कि किनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जो इंडिया से बाहर गया। हाँ। किस लिए? नौकरी लेने के लिए, ठीक। बिजनेस सेटअप करने के लिए, या कोई और इंटेंशन से जिससे ये लगे कि अब ये वापस नहीं आएगा। हाँ। कि वो फॉरेन में जाके प्रीस्ट बन गया। हाँ। अब ये ना तो नौकरी है ना ऑक्यूपेशन है। हाँ। तो हमको मालूम पड़ गया कि ये आदमी अब इंडिया में नहीं आने वाला, तो हम इसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं मान सकते। नहीं मानेंगे। ये ए था। और फिर रिवर्स था कि एक फॉरेनर जो इंडिया में आ गया हम उसको भी नहीं मानेंगे अनलेस वो आदमी इंडिया में नौकरी करने आया हो, बिजनेस करने आया हो। हाँ, और ये दिखाया कि वो इंडिया में अनसर्टेन टाइम रहेगा। हाँ। तो ये जो थी इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में थी, एक आदमी के कंटेक्स्ट में थी, ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग जो इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, तो उनमें से किसको हमें रेजिडेंट मानना है, किसको नहीं मानना है। 2 में हमने बोला एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। हाँ। पर्सन की डेफिनेशन अभी हम लोगों ने पढ़ी। करेक्ट। क्या पढ़ी हम लोगों ने? इंडिविजुअल, एचयूएफ, ये वो सब पर्सन में हो गया। और बॉडी कॉर्पोरेट में एलआईसी, कोऑपरेटिव, जिसका भी एलएलपी, सब अगर वो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है या रजिस्टर्ड है तो वो लोग पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे। करेक्ट। उसके बाद हमने कहा कि जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, बिल गेट, उसका कोई ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी इंडिया में है जिसको वो कंट्रोल कर रहा है, तो उसको क्या माना जाएगा? उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा, क्योंकि इंडियन है और जो भी इंडियन टेरिटरी में है वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। और सेम वे में किसी ने बाहर कोई कंट्री में, लंदन, सिंगापुर, हांगकांग में अपना ऑफिस खोला, लेकिन उसका कंट्रोल इंडिया यहाँ से कर रहा है, अपनी सब्सिडरी खोली, ज्वाइंट वेंचर्स बनाए, लेकिन कंट्रोल इंडियन की फर्म कर रही है, तो वो जो बाहर है उनको भी रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। पर ये माना जाएगा, है या नहीं है वो सेकेंडरी इशू है। वहां के टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग वहां टैक्स दे रहे होंगे, लेकिन फेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों को पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे। क्यों? क्योंकि रूल्स जो है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया पे लगते हैं। फेमा जो है किसी को कंप्लायंस के लिए आप मजबूर कर सकते हो तभी जब वो आपकी टेरिटरी में हो। अभी फेमा का ऑफिस मुंबई में है, अफ्रीका में बैठे आदमी को वो कैसे कंट्रोल कर पाएगी? तो इसलिए ये जो पर्पस है, कंसेप्ट है, फेमा मोस्टली पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जो है उसको सब कंप्लायंसेस करनी पड़ती है। तो इवन इफ आपकी सब्सिडरी है, फॉरेनर है, लेकिन कंप्लायंस आपको करनी पड़ रही है, आपको करना पड़ेगा। राइट। राइट।
अब उसके बाद ये दो टर्म्स है जो जब इसका रेफरेंस आएगा तब करेंगे। नीचे ट्रांसफर का रेफरेंस आया था कैपिटल हाँ ट्रांजैक्शन हाँ के हाँ कंटेक्स्ट में, तो हमने जहां पे हाँ भी वर्ड ट्रांसफर है, ट्रांसफर मतलब एक से लेना दूसरे को देना नहीं है, उसमें इंक्लूड है हाँ। सेल, परचेज, एक्सचेंज। मेरे को समझाओगे क्या क्या टर्म होती है, क्या होता है इनका मतलब? सेल बेसिकली अगर मैंने अपने शेयर्स आपको सेल किए या परचेज। कुछ असेट सेल किया। परचेज रिवर्स, मतलब मैंने आपसे कुछ परचेज किया, एक्सचेंज। मैंने एक असेट देके आपसे दूसरा असेट ले लिया। तो सेल और परचेज और एक्सचेंज में फर्क क्या है? सेल और परचेज में मनी होगा, कुछ कंसिडरेशन होगा, एक्सचेंज में थिंग्स होगी। मॉर्गेज क्या होती है? मॉर्गेज एज इन, मैं अगर मैं किसी बैंक, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आपसे कुछ लोन चाहिए तो मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज कर रही हूँ, राइट। प्लेज क्या होता है? तो आपको कुछ सिक्योरिटी चाहिए। प्लेज। अम, आप गोल्ड गोल्ड प्लेज करती हो? अम, लाइक अगर किसी को चाहिए, पैसा चाहिए, तो अपना हाँ ज्वेलरी जाके हाँ ज्वेलर को दे आता है, तो करता वो है, क्या कर रहा है? वो प्लेज कर रहा प्लेज है। कर रहा है। अगर किसी के पास शेयर है और उसको बैंक से पैसा चाहिए, वो क्या करता है? बैंक को हाँ शेयर प्लेज प्लेज। कर देता है। हम्म हम्म। दैट, तो वो प्लेज हो गया। गिफ्ट। प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी का रेफरेंस में यस होता है, मॉर्गेज इमूवेबल। यस। गिफ्ट। फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने किसी को कुछ चीज दे हाँ, दी तो। लोन, अपने को पैसा दिया, बाद में वापस मिलेगा। और एनी अदर हाँ। फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट, टाइटल, पोजेशन और लियन। किसी ट्रांजेक्शन हम्म में अगर राइट, टाइटल, पोजेशन या लियन हो रहा है, तो वो भी हम्म ट्रांसफर माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ फेमा। हम्म। अब ये वर्ड यूज कहाँ हो रहा अरे था कि कैपिटल ट्रांजेक्शन इज अ ट्रांजेक्शन वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो ट्रांसफर हम्म। डजंट मीन ओनली सेल परचेज, ये भी अगर हो रहा है तो वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। हाँ। सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सचेंज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, गिफ्ट ऑफ हम्म। मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब ट्रांसफर में आएगा। हाँ। राइट। राइट। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने रेगुलेशन 6 में कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन क्या होती है उसको समझा था। अब ये तो आप मुझे अरे एक्सप्लेन कर सकते हो, कर दो जरा। हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। बोलिए। बेसिकली कोई भी पर्सन सेल या ड्रॉ मतलब परचेज कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ ऑथराइज पर्सन से, मतलब हम्म। कोई भी यूजुअल पर्सन डीलिंग नहीं कर सकता फॉरेन एक्सचेंज की। राइट। किस लिए? द फॉर ए सेम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कर। तो इसका इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि अगर मुझे कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करनी है, मैं इंडियन हूँ, मुझे हाँ फॉरेन में कोई हाँ प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो अगर मुझे हाँ फॉरेन में प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मुझे डॉलर ही पे करने पड़ेंगे, रुपीस तो चलेंगे नहीं। हाँ। सो ये डॉलर नहीं मुझे चलेगा। कहाँ से मिलेंगे? ये डॉलर अगर आपके पास, आप गए थे कभी यूएस और साथ में बहुत सारे डॉलर लेके आ गए छुपा के, तो आप भी तो दे सकते हो चलेगा। ना मेरे को। लेकिन फेमा कहता है कि अगर आपको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करनी है, तो कोई भी आदमी अथराइज पर्सन से ले या दे सकता है। करेक्ट। अगर आपने कोई चीज बेची है, आपको फॉरेन एक्सचेंज मिली है, हम्म तो आप अथराइज डीलर को हम्म दे के उसके बदले में पैसा ले सकते हो। हम्म और अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो उससे पैसा फॉरेन एक्सचेंज लेके आप बाहर पेमेंट कर सकते हो। करेक्ट। तो पहला सेक्शन आपको जनरली अलाउ कर रहा है, लेकिन हम्म फुल नहीं है, कह रहा है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, टू। कि जो सबसेक्शन 2 में जो भी लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके हाँ। अंतर्गत ही आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस के लिए पैसा फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हो या दे सकते हो। यस। टू है अथराइज पर्सन या फ्रॉम अथराइज पर्सन। तो टू क्या बोलते हैं? टू बेसिकली ये बोलता है कि आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सीजी हम्म स्पेसिफाई करेगा कि कौन से कैपिटल अकाउंट या क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट परमिसिबल है, हम्म कितने लिमिट तक कर सकते हैं, या फिर कोई और कंडीशंस है तो वो। प्लेस करेगा कि आप पहले तो ये बोलेगा कि आप कौन कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कर सकते हो, फिर करेक्ट। बोलेगा अगर कर सकते हो तो इसमें मैक्सिमम कितनी फॉरेन करेंसी ले सकते हो या फॉरेन एक्सचेंज यूज कर सकते हो। हम्म और हम्म फिर उसके बाद अगर यूज करना है तो क्या क्या कंडीशन है, उन कंडीशनों में ये रहेगा कि लाइक अगर आपने हाँ। कोई चीज बेची है तो इतने टाइम के अंदर आप इंडिया में हम्म लेके आओगे, आप ये फॉर्म फाइल हाँ करोगे, ये रिटर्न डालोगे, हाँ आप ये पैसे का हाँ। इसलिए यूज नहीं करोगे। हम्म हम्म। फिर उसके बाद हमने ये बोला था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं हम्म लगाएगा फॉरेन एक्सचेंज हम्म लेने के लिए। कौन से दो केसेस हाँ। में? जब अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन करना है या डेप्रिसिएशन हम्म ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कोई करी है हाँ। उसकी वैल्यू कम हो गई है तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए। ओके। फिर हमने 2A में क्या बोला?
कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई की कंसल्टेशन के साथ बता सकता है कि कौन से मतलब प्रिस्क्राइब कर सकता है बेसिकली कि कौन से क्लास और क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन परमिसेबल है, बट वो डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, और कितने लिमिट तक कर सकता है और क्या कंडीशन है। सो दैट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तो टेक्निकली आरबीआई जो है वो डेट के लिए करेगा मोस्टली, और सेंट्रल गवर्नमेंट नॉन डेट के लिए। तो नॉन डेट में इक्विटी, प्रेफरेंस, कन्वर्टिबल सब आ जाएंगे। करेक्ट। तो उसके लिए रूल्स रहेंगे। तो इसलिए मैंने बोला रूल्स बड़े हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट कवर्ड है, बहुत सारी कंडीशंस कवर्ड है। लेकिन क्योंकि वो हर सिचुएशन नहीं है तो इसलिए वो पढ़ने में अपने को मजा आएगा, क्योंकि वो हमें नहीं पता तो कुछ तो नया मिलेगा अपने को। वो तो है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि ये कि आरबीआई जो रेगुलेशन बनाएगा उन रेगुलेशन के थ्रू वो कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस डाल सकता है, किस टाइप की ट्रांजैक्शंस पे। तो ट्रांजैक्शन अगर हम पहली बात करें, सिर्फ वही हम ब्रॉड पकड़ते हैं, वो दोनों तरफ रिवर्स चल रहा है। एक तरफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, एक तरफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो सबसे ए और बी डील कर रहे हैं, ए बी सी सिक्योरिटीज से। जब हम सिक्योरिटी की बात करें इंडियन या फॉरेन, तो हम इस तरह से लेते हैं कि फॉरेन सिक्योरिटी इंडियन पर्सन और इंडियन सिक्योरिटी फॉरेन पर्सन। कि जब वो डील कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है वो आरबीआई लगा सकता है। सेक्शन यही चल रहा है कि आरबीआई रेगुलेशंस के थ्रू प्रोहिबिट कर सकता है, रोक सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि कुछ कम मात्रा में करो, या रेगुलेट कर सकता है कि किस तरह से करो। क्या ट्रांसफर और इश्यू ऑफ सिक्योर फॉरेन सिक्योरिटी, तो 1 से 3 जो है वो शेयर स्टॉक डिबेंचर के लिए है। क्या वो जो सिक्योरिटीज है उनको किस तरह से ट्रांसफर कर पाओगे, उसके लिए रेगुलेशन बना सकता है। सो इनके बारे में अगर हमें कुछ भी पता करना है तो हमें आरबीआई के रेगुलेशन देखने पड़ेंगे। फिर बोरोइंग और लैंडिंग अगर आप कर रहे हो, इंडियन कर रहा है या बाहर कर रहा है, उसके लिए भी वो रेगुलेशंस देखने पड़ेंगे। लाइक अगर आपसे अभी आपकी कंपनी ये पूछती है कि हमको कुछ पैसा बाहर से लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब इसका आंसर कंपनीज एक्ट और सेबी तो दे नहीं पाएगा। तब आप फेमा को रेफर करोगे, फेमा बोलेगा आरबीआई के रेगुलेशन है, तब आप आरबीआई की साइट पे जाके वो रेगुलेशन निकालोगे जो इस सेक्शन के अंदर बने। हर रेगुलेशन में लिखा होता है कि दिस रेगुलेशन हैज बीन मेड परसेंट टू सेक्शन सो एंड सो ऑफ फेमा। अब ये जो हम ये 4-5-6 सेक्शन पढ़ रहे हैं, हम जब रेगुलेशन पढ़ेंगे तब ये बहुत यूजफुल लगेगा, क्योंकि हर एक के प्रियम्बल में ये लिखा होगा कि ये हम इस सेक्शन के थ्रू बना रहे हैं। तो उस टाइम अभी जल्दी हम रेगुलेशन पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा किस सेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन फेमा पढ़ने के बाद जब हम रेगुलेशन देखेंगे तो हम 2 मिनट में रिलेट कर पाएंगे। समझा। ठीक है, तो पहले 3 पॉइंट है सिक्योरिटी के लिए, अगले 2 पॉइंट है बोरोइंग और लैंडिंग के लिए, उसके अगला पर्सन है डिपॉजिट्स के लिए, फिर उससे अगला है करेंसी को होल्ड करना, एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट करने के लिए, और फिर एच और आई जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और जे कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए, गारंटी और श्योरिटी के लिए। तो ये अगर नटशेल में एक लाइन में मुझे ये बोलना पड़े कि 3A to Z क्या है, तो मैं बोलूंगा आरबीआई अपने रेगुलेशंस के थ्रू सिक्योरिटी, बोरोइंग, लेंडिंग, डिपॉजिट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ करेंसी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और कंटीजेंट लायबिलिटीज के लिए रूल्स बना सकता है। यही मतलब हुआ ना इसका। ये सेक्शन सिर्फ आरबीआई को पावर दे रहा है कि आप इन सब पॉइंट के लिए रूल बनाओ। अगर वो रूल का कंसेप्ट नहीं होता तो हर एक आइटम के नीचे आपको एक एक पैराग्राफ मिलता कि अगर ट्रांसफर करना है तो क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं है। उससे ये फेमा बड़ा हो जाता था और हर बार एक्ट की तरह इसको चेंज करना पड़ता था। और एक पर्पज ये भी होता है रेगुलेशन और रूल बनाने का कि उनका अमेंडमेंट इजी है एज कंपेयर टू एक्ट। समझा। क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव पावर में आ जाता है और ये लेजिस्लेटिव पावर्स है एक्ट बनाना। तो जब सदन सेशन आपके होंगे, फिर वो लोकसभा, राज्यसभा, वो सब करने के बाद ही कोई एक्ट में अमेंडमेंट पास होती है। लाइक कंपनीज एक्ट 13 आते आते कितने साल लग गए। करेक्ट। कि 1956 की बात हो रही थी, 4-5 साल तक आएगा, तो वो लेजिस्लेटिव काम लेट होते हैं। तो इसलिए मोस्टली ये लोगों ने भी जो सिस्टम फॉलो किया, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो या सेबी हो, कि रेगुलेशंस बनाने शुरू कर दिए कि एक्ट में कम से कम चेंज हो, ज्यादा से ज्यादा चेंज रेगुलेशन में हो, जैसी सिचुएशन हो। करेक्ट। पर कभी आपने सोचा कि ये क्यों होता है, ये एक ही बार में क्यों नहीं बना देते ऐसा जो जिसमें चेंज ना हो? कुछ ना कुछ तो मिस आउट हो ही जाएगा।
बिकॉज इसलिए बनाते हैं कि जब आप ये रेगुलेशन बनाते हो तो आपका विजन लिमिटेड है, बनाने वाले इंसान है, वो एक प्रोस्पेक्टिव लेते हैं, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट करने लाते हैं तो नई नई सिचुएशन पैदा होती है, करेक्ट, जिनके बारे में एक्ट में नहीं सोचा गया। तो कंपनियां, ट्रेड बॉडीज रिप्रेजेंटेशंस देती हैं कि हमारी ये सिचुएशन है जिसके बारे में आपका एक्ट साइलेंट है या कंफ्यूजिंग है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर वो रेगुलेशंस या रूल्स में चेंज करते हैं। करेक्ट। तो ये बेस है बेसिकली कि क्यों एक्ट के अंदर कम चीजें होती हैं और ज्यादा पोर्शन रूल्स और रेगुलेशन में होता है, और क्यों उसमें बार बार चेंज आते रहते हैं। लाइक अभी कंपनीज एक्ट में रिसेंट चेंज आया था, वो क्या चेंज आया रिसेंटली कंपनीज एक्ट में? CSR के बहुत सारे चेंजेस आए थे। नहीं, उसके अलावा भी जो एक्ट की बात करो कि पहले एक टाइम पे ये था कि वीसी में आप अकाउंट्स के आइटम और ये सब नहीं डिस्कस कर सकते, नहीं कर सकते, वो रूल्स में है। अब जब कोविड आ गया, एक नई सिचुएशन आ गई जिसके बारे में नहीं सोचा गया था कभी भी, फिर जब इन्होंने अलाउ किया, अब इन्होंने देखा कि एक साल में हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो उन्होंने अब सबके लिए वो सेक्शन ही हटा दिया, नाउ एवरीथिंग कैन बी डिस्कस इन वीसी। करेक्ट, तो ये ऑब्जेक्टिव रहते हैं, मतलब प्रैक्टिकल सिनेरियो के बेस पे एक्ट रूल रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं। अब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, अभी राइट इशू चेंज हो रहा है, तो कोई तो अप्रोच कर रहा है कि आप चेंज करो, ये प्रोविजन हमको दिक्कत दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये सब होता है इसमें। तो यहाँ तक हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था, आई थिंक यहाँ तक सब क्लियर है। कोई भी ऐसा वर्ड जो अपने को जिसके बारे में देख के कोई पिक्चर नहीं बन रही हो? नहीं। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला फोर्थ में, कि एक पर्सन जो इंडिया में है वो फॉरेन प्रॉपर्टी किस केस में होल्ड कर सकता है? जब उसको वो इनहेरिटेड हुई हो, या उसने तब कमाई हो जब वो बाहर रहता था। मतलब इंडिया आने से पहले की जो प्रॉपर्टी है, या इंडिया आने के बाद उसको इनहेरिट, किसी की डेथ होने के बाद आपको मिली है ट्रांसफर ट्रांसमिशन से, सो वो स्टिल होल्ड कर सकता है। और इसका रिवर्स रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए था, कि वो इंडियन प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है जब वो इंडिया में था तब उसने बनाई, या फिर उसको इनहेरिटेंस में मिली। करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद 6 में फिर से एक रूल रेगुलेशन की बात हो रही है, जहां आरबीआई को रूल बनाने की पावर मिल रही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि आरबीआई रूल बना सकता है। अब सपोज गूगल ने यहाँ इंडिया में ब्रांच खोलनी, आपके पास पहुंच गए कि हमको खोलनी, या आपका कोई क्लाइंट था, उसने बोला अरे आप तो इंडिया में हो, हमें हेल्प करो, हमें ना यहाँ पे अपना एक ऑफिस खोलना है। अब अगर आपने फेमा वेमा नहीं पढ़ा हुआ है तो आप क्या बोलोगे, यहाँ कंपनी एक्ट सेक्शन है ना फॉरेन कंपनी वाला, वो आप फॉलो करो, उसको कंप्लाई करो, कुछ फॉर्म फाइल करो, आपका ऑफिस खुल जाएगा। लेकिन खाली वो नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ फेमा के रूल होंगे, क्योंकि वो आदमी जब आएगा तो फॉरेन एक्सचेंज लेके आएगा, इंडियन रुपीज तो लेके नहीं आएगा। नहीं, तो उसके लिए भी प्रोविजंस रहेंगे। तो ये बोल रहा है रेगुलेशन 6 कि आरबीआई जो है उसको ये पावर है कि जब भी कोई रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया पर्सन जो है वो इंडिया में ब्रांच ऑफिस खोलना चाहता है, तो उसके लिए रेगुलेशंस बना सकता है। और डेट इंस्ट्रूमेंट की जहां पे भी बात आएगी, तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट कौन डिटरमाइन करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई की किसको डेट मानना है और किसको इक्विटी मानना है। करेक्ट। मैं आपसे पूछता हूँ, फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर ये क्या है? ये फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर इक्विटी है, क्योंकि पता ही है कन्वर्ट होनी ही होगा। लेकिन अगर इक्विटी है तो आप इस पे डिविडेंड तो नहीं देते, आप तो इंटरेस्ट देती हो। बैलेंस शीट में तो इसको लायबिलिटी साइड में दिखाती हो, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। इक्विटी में तो नहीं जोड़ती हो। नहीं, बट हम वो कुछ, एक मिनट, डाइल्यूटेड, हाँ, वो उसके लिए यूज करते हैं, दैट इज फाइन। इंडियस जो है, इंडियस में कन्वर्टिबल डिवेंचर्स का डिस्क्लोजर इक्विटी पोर्शन में आता है। पहले नहीं आता था, अब इंडियस जो है उसमें वो लोग जब भी किसी कंपनी में कन्वर्टिबल रहेगा तो इक्विटी वाले में नीचे दिखाते हैं कि हमारे इतने इतने इक्विटी कन्वर्टिबल भी है। जो अदर इक्विटी जिसे बात करते हैं ना, अभी आजकल इंडियस चलता है, तो मेन इक्विटी होगी जो पेड अप शेयर कैपिटल होगी। अदर इक्विटी जहाँ रिजर्व सरप्लस आते हैं वहां पे ये कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज भी अदर इक्विटी में दिखाते हैं इंडियस के हिसाब से। करेक्ट। बाय नेचर डिवेंचर इज ए डेट। जब तक वो कन्वर्ट नहीं हुआ आप उसको डेट मानोगे कि क्या मानोगे? डेट। तो ये कौन सी चीज को डेट मानना है, किसको इक्विटी मानना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इन कंसल्टेशन विद
आरबीआई, राइट? राइट। सो हमने रेगुलेशन 6 हो गया हमारा पढ़ के। हाँ। अब हमारे पास रेगुलेशन है 3, 4, 5 और एक दो डेफिनेशन बची है जो जैसे जैसे सेक्शन में आएगी हम वापस डेफिनेशन में जाके उसको पढ़ेंगे। ठीक है। अब ऑपरेटिव सेक्शन क्या है, सिर्फ हेडिंग पढ़ते हैं पहले। हाँ। पहला सेक्शन था स्कोप, मतलब आपको फेमा टिप्स पे होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं फेमा क्या है तो आप बोलो सर पहला सेक्शन स्कोप, दूसरा डेफिनेशन, तीसरा डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, चौथा होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, पांचवा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, 6th कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जिसके बारे में अब आपको पता भी है। ठीक है। 7th एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, 8th रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड 9th एग्जम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और आपको मैंने बोला जो हमने शुरू में स्लाइड पढ़ी ये वाली, इतना पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि देयर आर ओनली 9 सेक्शंस व्हिच आर सब्सटेंशियल। करेक्ट। सो 9 सेक्शन हम भी सामने हम लोगों ने ले लिया। स्कोप ऑफ फेमा, डेफिनेशन, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। अभी मैं आधा याद है क्योंकि हमने उसका मीनिंग नहीं पढ़ा, हम रिलेट नहीं कर पा रहे। तो अभी हम पढ़ डालते हैं। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज पढ़ो। Dealing in foreign exchange, etc. Same as otherwise provided in this act, rules or regulation made thereunder or with the general or specific permission of the Reserve Bank of India. No person shall deal in or transfer any foreign exchange or foreign security to any person not being an authorized person. एक बार पढ़ लो पूरा पहले फिर हम देखते हैं। May make any payment to or for the credit of any person resident outside India in any manner. Receive otherwise through an authorized person any payment by order or on behalf of any person resident outside India in any manner. बस अब यही रुक जाओ। अभी मैं देखो हमने सिर्फ इंग्लिश पढ़ी, कुछ भी रिलेट नहीं हुआ, कहीं पर भी कुछ भी रिलेट नहीं हुआ। ना राइट। हम सिर्फ पढ़ गए और आखिर तक आ गए। अब हम इसको रिलेट कराते हैं। तो सबसे पहले नो पर्सन है आप, और दूसरा पर्सन हूं मैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, आप नो। ठीक है। पूजा अनलेस एक्ट में लिखा हो, रूल में लिखा हो या रेगुलेशन में लिखा हो, या आरबीआई की जनरल या स्पेशल परमिशन लेकर डील नहीं करेगी, ट्रांसफर नहीं करेगी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन, यानी टू मी, अगर मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूं। करेक्ट। सो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले कहा कि कोई भी आदमी, कोई भी आदमी, इसमें कहीं रेजिडेंट नोट नहीं लिखा है, डील नहीं करेगा, ट्रांसफर नहीं करेगा फॉरेन एक्सचेंज को या फॉरेन शेयर, डिबेंचर, स्टॉक को किसी भी दूसरे पर्सन को जब तक कि वो ऑथराइज पर्सन नहीं हो। तो अगर आपको मुझे फॉरेन करेंसी देनी है या मुझे कोई शेयर्स देने हैं तो आई हैव टू बी ऑथराइज पर्सन, अगर मैं खाली ए पढ़ूं। लेकिन फिर उसको इसने एक्सेप्शन दी, एक्सेप्ट जो एक्ट में लिखा है, रूल में लिखा है, रेगुलेशन में लिखा है या जनरल और स्पेशल परमिशन से। तो लाइक आरबीआई हमको परमिट करता है कि हमारे रिलेटिव हैं तो हम उनको पैसा दे सकते हैं, उनसे गिफ्ट ले सकते हैं, हम रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन। अब जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो ऑथराइज पर्सन तो नहीं है, लेकिन क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर लिखा है कि आप अनलेस यू टेक जनरल और स्पेशल परमिशन ऑफ आरबीआई, या फिर एक्ट में लिखा हो, रूल में लिखा हो, तभी आप ये ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो पहली ट्रांजेक्शन हो रही है फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी की, जो कह रहा है कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, डील नहीं कर सकते अनलेस सामने वाला एक ऑथराइज पर्सन हो। फिर क्या बोल रहा है, आप पेमेंट नहीं कर सकते टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन। अब दोनों लाइन में क्या फर्क है, अगर समझो टू और फॉर द क्रेडिट क्यों लिखा, टू एनी पर्सन क्यों नहीं लिख दिया उसने। एनी पर्सन मैं हूं, तो आप अगर इसको सीधा लिखना था आप ये लिखते ना कि पूजा शैल नॉट मेक एनी पेमेंट टू गौरव। सो व्हाई दे रेट और फॉर द क्रेडिट ऑफ गौरव। तो इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं, किसी और के लिए भी तो माइट भी, मतलब किसी और के अकाउंट में डाले लेकिन मेरे लिए।
to or for the credit of any person. मतलब दे किसी और को रहे हो, लेकिन बोलो कि ये गौरव के क्रेडिट के लिए आप उसको दे देना। हाँ, तो ये भी अलाउड नहीं है अनलेस ये एक्ट में परमिशन लो। तो टेक्निकली आपको बिल्कुल बंद कर दिया ना। अगर आप फॉरेन करेंसी में डील ही नहीं कर सकते ऑथराइज पर्सन के अलावा, और ऑथराइज पर्सन आपका बैंक है, तो बैंक के साथ डील करके आप क्या करोगे? आपने बैंक को पैसा दिया, उसने डॉलर दे दिया, लेकिन उसका करोगे क्या? देना तो किसी थर्ड पर्सन को ही देना है। तो पहले सेक्शन में कह रहा है कि थर्ड पर्सन से आपको कुछ भी करना है तो आपको रूल रेगुलेशन और जनरल और स्पेशल परमिशन का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर सेकंड बोल रहा है अगर आपको किसी को पेमेंट देनी है या किसी के क्रेडिट के लिए पेमेंट देनी है जो इंडिया से बाहर है, तब भी आपको आरबीआई की परमिशन लगेगी, रूल रेगुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, बिना उसके आप नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास, आप यूएस गए, आपके पास $500 बच गए, आप मुझे दे सकते हो क्या? हाँ, नहीं, मुझे ऑथराइज पर्सन को रिटर्न देने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन कुछ सिचुएशन है जहां आपको नहीं देने पड़ेंगे। वो कहाँ लिखा है? वो एक्ट रूल रेगुलेशन में लिखा है या आरबीआई की जनरल परमिशंस में लिखा है? राइट। और फिर सी, पेमेंट का रिवर्स हो गया। कि आप ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही आप पैसा रिसीव कर सकते हो, किसी और के थ्रू नहीं। तो अगर आपने वेस्टर्न यूनियन और इन सब के नाम सुने होंगे, वेस्टर्न यूनियन का नाम सुने जो मनी ट्रांसफर करते? हाँ, सुना है। जब कोई आदमी बाहर रहता है तो पैसा कैसे भेजता है? बोले मैंने वेस्टर्न यूनियन से भेजा है। तो वो ऑथराइज डीलर है, वो वहां पे उनको पैसा देता है, वो यहाँ से इनको पैसा दे देते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक नीचे एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने। एक्सप्लेनेशन देखो क्या कह रहा है। For the purpose of this clause, where any person in or resident in India receive any payment by order or on behalf of any person resident outside India to any authorized person, including an authorized person, without a corresponding inward remittance from any place outside India, then such person shall be deemed to have received such payment otherwise than through an authorized person. तो अब मैं सिंपल पूछता हूँ, अगर ये 5 लाइन के लिए सिर्फ एक वर्ड बोलना हो कि ये क्या है, किस चीज को रेफर कर रहा है, तो आप बता पाओगे? आपने सुना होगा वर्ड, जैसे मैं बोलूंगा आप बोलोगे हाँ मुझे पता है। हवाला सुने? हवाला? हाँ, हवाला नाम सुने ना, हवाला ट्रांजेक्शन। हाँ। तो मैंने बोला कि मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे हाँ मैंने सुना हुआ। ये 5 लाइन का एक ही वर्ड है, हवाला ट्रांजेक्शन नॉट अलाउड। हवाला क्या होता है? आपने बाहर किसी को बोला कि इंडिया में किसी को पैसा दे दे, तो उसको तो पैसा मिल गया, लेकिन कोरस्पोंडिंगली फॉरेन करेंसी इंडिया में नहीं आई। या आपने इंडिया का पैसा जो है आपने इधर किसी को दिया और बाहर किसी ने किसी को दिया, तो टेक्निकली करेंसी बाहर पहुंच गई, सामने वाले को पेमेंट मिल गई, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो नहीं हुआ। तो ये हवाला ट्रांजेक्शन के बारे में बोल रहा है कि अगर आपने ऐसा किया कि किसी ने पैसा रिसीव किया लेकिन कोरस्पोंडिंगली इनवर्ड रिमिटेंस नहीं आई फॉरेन करेंसी में, तो ये माना जाएगा कि ऑथराइज पर्सन के थ्रू नहीं हुआ। और वो अलाउड नहीं है अनलेस ऊपर के रूल्स में परमिट हो। राइट। और डी क्या बोलता है? Enter into any financial transaction in India as consideration for or in association with acquisition or creation or transfer of right to acquire any asset outside India by any person. हाँ, तो ये बोल रहा है कि हाँ नहीं, पहले इसी को समझ लो, आप अपने कंटेक्स्ट में समझो कि आप इंडिया में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती किस कंसीडरेशन में या किस कनेक्शन में? एक्विजिशन, क्रिएशन और ट्रांसफर ऑफ ए राइट टू एक्वायर एनी एसेट आउटसाइड इंडिया। कि बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी और पैसा आप इधर इधर दे रहे हो। समझे क्या? नहीं समझे? अभी आपने दुबई में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आप पैसा कैसे डील करोगे? यहाँ से आप कन्वर्ट कराओगे, डॉलर बाहर लेके जाओगे। अभी आपने क्या किया, यही इंडियन में पैसा बांट दिया आपस में, बोले वो फॉरेन प्रॉपर्टी मेरी होगी। तो ये बोल रहा है कि यू विल नॉट एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और एक्सप्लेनेशन में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन देखो क्या कह रहा है। Okay. For the purpose of this clause, financial transaction mean making any payment to or for the credit of any person or receiving any payment for or by
order or on behalf of any person or drawing, issuing or negotiating any bill of exchange or promissory note or transferring any security or acknowledging any debt. तो दैट मीन्स अगर आपने इंडिया में किसी को चेक इशू किया हाँ, तो ये हो गया एक प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, चेक बिल ऑफ एक्सचेंज है। हाँ, हाँ, तो चेक इशू किया 1 करोड़ रुपए का, ये बोल के कि ये दुबई में जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो आज से मेरी होगी। ओके, तो आपने इंडिया में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करी किस कंसिडरेशन में? टू एक्वायर असेट आउटसाइड इंडिया। अब ये असेट वर्ड यूज किया है, ये शेयर्स भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, लैंड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज में 1 मिनट है, अपन समराइज करते हैं कि आरबीआई की परमिशन के बिना जनरल या स्पेशल या एक्ट में लिखा हो तो आप डील नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी, आप पेमेंट नहीं कर सकते किसी को आउटसाइड इंडिया, आप पैसा ले नहीं सकते आउटसाइड इंडिया से बिना ऑथराइज्ड पर्सन के, और आप इंडिया में कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते फॉर कंसिडरेशन ऑफ असेट एक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया, राइट? राइट। चलो अब ये बंद होगा, अभी रिज्वाइन करो फटाफट। ओके।